समाजी रिश्तों को बहाल करने की ज़रूरत है। इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, इंटर फेथ रिलेशंस, इंटर रिलीजियस रिलेशंस जो हैं ये हमें बहाल करने की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला अजीज़। जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दुकानों और मकानों को उजाड़ा जा रहा है, मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। ऐसे हालात में मुसलमान क्या करें? इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और रिसर्च स्कॉलर जनाब मंजर इमाम साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसे इस हालात में मुसलमान क्या करें। सर, सबसे पहले दिल्ली टाइम्स में आपका खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जगह जगह जो फसादात हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ, करौली में हुआ, कारगोन में हुआ और अभी 16 तारीख को जहांगीरपुरी में हुआ, आखिर ये फसादात कौन लोग करा रहे हैं? इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया आपने इस प्रोग्राम में बोलने के लिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि फ़सादात इस मुल्क में नए नहीं हो रहे हैं, इसकी एक अपनी तारीख़ है। फ़सादात कैसे होते हैं, कौन कराता है, उसकी भी एक लंबी तारीख़ है। उस बहस में हम जाएंगे तो बात काफ़ी तवील हो जाएगी। एक स्कॉलर हैं पॉल ब्रास, आप उनको पढ़ें, उन्होंने बहुत काम किया है उसके ऊपर। इसी तरह आशुतोष वार्ष्णेय जो अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं, उनकी तहरीरें पढ़ें तो ये समझ में आएगा कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और भी बहुत से लोगों ने काम किया है। पॉल ब्रास की जो तहकीक है, रिसर्च है, वो बहुत अहम है। पॉल ब्रास ने इसको एक तरह से कैटेगराइज़ किया है कि ये फ़सादात कैसे होते हैं। सबसे पहले उसकी एक रिहर्सल होती है, इसको इस तरह समझिए, फ़सादात की एक रिहर्सल होती है। उस रिहर्सल के बाद फिर उसको इनेक्ट किया जाता है, यानी ज़मीन में नाफिज किया जाता है। और इनेक्टमेंट के बाद जो मामला आता है वो उसकी इंटरप्रिटेशन, यानी उसकी तर्जमानी कैसे होती है, हाँ आप भी समझ सकते हैं। तो कौन लोग इसके पीछे हैं, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। इसमें कुछ लोग वो हैं जिसको फायर टेंडर का नाम दिया जाता है, फायर टेंडर्स, यानी आग भड़काने वाले लोग। इसमें बड़े बड़े लीडर शामिल होते हैं, सियासी रहनुमा भी होते हैं और मजहबी रहनुमा भी शामिल होते हैं। इसमें सबसे अहम देखने की चीज़ ये होती है कि कहीं हम सियासत में फंसकर समाज का जो लार्जर हमारा कनेक्टिविटी का वो एक निज़ाम है, कहीं उसका हम उसको ख़राब करने का हिस्सा न बन जाए। ये हमें देखना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटीज़न, एज अ शहरी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसको आप हटाइए कि कौन करा रहा है। कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स के नेचर में होती है, हम उस नेचर का हिस्सा ना बने, बल्कि अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है करने दें, लेकिन ओवरऑल जो पूरी समाज है, पूरा समाज है, अगर वो समाज कहीं ना कहीं अपने आप में संयम बरते और अपने इमोशंस पे काबू रखे और मुल्क में एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम का साथ दें, लेकिन कानून से नाउम्मीद ना हो और देखें कि अगर कहीं इनजस्टिस होती है उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और हमें कोर्ट्स को परसू भी करना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आप अभी जहांगीरपुरी का जो मामला हुआ, जो वहाँ पे मकानों को बुलडोज़ किया जा रहा था, मस्जिदों को बुलडोज़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर आने के बावजूद दिल्ली एमसीडी का बुलडोज़र 2 घंटे तक चलता रहा। लोगों ने वहाँ पे मना किया। वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जो वहाँ बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर आ गया है। इसके बावजूद दिल्ली एमसीडी का जो बुलडोज़र है चलता रहा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे हम भरोसा तो करते हैं, लेकिन ये जो लीडर्स हैं ये तो ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, तो क्या इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, किनके ऊपर चलेगा नहीं चलेगा, इस पूरे मामले में अभी जो कुछ हो रहा है मुल्क भर में, खरगोन में हुआ, सेंधवा में हुआ, सेंधवा में गया हूँ, मैंने देखा है। इसी तरह राजस्थान के करौली में हुआ, करौली तो नहीं गया हूँ लेकिन राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने विज़िट किया है, देखा। और अभी हालिया जो जहांगीरपुरी वेस्ट दिल्ली में हुआ है, ये एक तो पहले ये है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। एक चीज़ है राइट्स, कम्युनल राइट्स, और एक चीज़ है जो ये डिमोलिशन ड्राइव है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
कुछ लोगों ने इसको मिक्स कर दिया है, इसको भी राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उसको देखने की उसके पीछे एक वजह भी है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रामनवमी का जुलूस निकाला गया और उसमें दोनों तरफ से बयानात भी आए, पत्थरबाजी हुई है, कौन लोग इन्वॉल्व है नहीं है ये पुलिस और प्रशासन का काम है, ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जहांगीरपुरी का जो मामला है वो राइट्स का मामला नहीं है, वो डिमोलिशन का मामला है। और इस सिलसिले में न्यू दिल्ली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके उसूल हैं कुछ कि कब डिमोलिशन इलीगल कब डिमोलिशन कराया जाएगा, कौन सा कंस्ट्रक्शन लीगल है या इलीगल है। तो ऐसा नहीं है कि कानून में उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी वजाहत और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कानून मौजूद है। अगर कहीं कुछ हो भी जाता है तो कानून को परसू करना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून एग्जिस्ट करता है। कुछ नुकसानात तो होंगे, आप ये समझ के रखिए। उसको कम्युनल रंग देने की ज़रूरत नहीं है, फसाद का रंग देने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के भी टूटे हैं और गैर मुस्लिमों हिंदुओं के भी टूटे हैं, तो उसको उस पर्सपेक्टिव में देखें। मैं खुद, ये मुस्लिम एरिया है, आप जामिया नगर का एरिया है, बहुत सी जगहों पे, गलियों पे इस तरह लोगों ने मकानात बना रखे हैं कि अगर ये रेगुलराइज सोसाइटी होती तो बहुत से मकानात और उसके बड़े हुए हिस्सों को तोड़ना पड़ता। तो ये मसला इसका भी है कि हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं समाज में। कहीं अगर इलीगल मामला है, वेंडर्स का इशू अलग होता है। वेंडर्स के लिए जो लोग फेरी वगैरह लगाते हैं, ठेला वगैरह चलाते हैं, वो उनका बेसिक राइट है कि अपने खाने पीने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वो काम करें। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 19(1)(g) या समथिंग इस तरह का आर्टिकल है, जहाँ यह है कि उनका बेसिक राइट है कि वो अपने मतलब फेरी वगैरह चलाएं। तो उनका मसला अलग है और डिमोलिशन का मसला अलग है। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हर चीज़ में बिल्कुल डायरेक्टली हम हिंदू मुस्लिम ना करें और फसाद का एंगल ना लेके आएँ तो बेहतर होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये फसाद को, इसको रंग ना दिया जाए, वहाँ पे मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, वहीं पे 5 कदम बगल में मंदिर है, उसके ऊपर आंच तक नहीं आई। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चलाया गया है, वो एक एक्सटेंडेड हिस्सा है जो एज है। मुझे आप बताइए कि मस्जिद हम अगर कोई भी अगर इलीगल स्पेस में बनाते हैं जहाँ हमें जायज़ नहीं है बनाना, तो ऐसी जगहों पे हमें नहीं बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मस्जिद का वो बढ़ा हुआ हिस्सा तोड़ा गया वो अच्छा है, मंदिर का नहीं तोड़ा गया वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये गलत बात है। मंदिर का भी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि MCD कल हो के उसको भी तोड़ दे, मस्जिद का बढ़ा हुआ है जैसे उसको टूटा गया। बहरहाल, लेकिन कोर्ट का एक ऑर्डर था और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जहाँ तक मामला है, मैंने जहाँ तक स्टडी किया, कुछ चीज़ों मैंने देखी हैं, वो ये भी है कि एक नोटिस कहीं पे डिमोलिशन से पहले कम से कम नोटिस सर्व किया जाता है और 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर उस नोटिस के सर्व होने के बाद अगर जो लोग वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग काबिज़ हैं उस पर, उनको लगता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है तो वो एक ट्रिब्यूनल में अप्रोच भी कर सकते हैं। अपीलेंट ट्रिब्यूनल होती है, वहाँ अप्रोच भी कर सकते हैं। तो उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर इलीगली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई मजहबी रंग देना चाहिए। हाँ, इलीगल काम है तो इलीगल काम को आप हटाइए, लेकिन बहरहाल इसमें टारगेटेड किसी कम्युनिटी को नहीं करना चाहिए कि एक का तोड़ा एक का छोड़ा। ये मेरे ख्याल से इस पर हुकूमतों को भी और कानून को भी गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। जहांगीरपुरी का जो मामला है, इसको यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। बात करते हैं आगे। जैसे कहा जा रहा है कि जो फसादात हैं ये 2024 की तैयारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मुल्क में और भी फसादात हुए थे, वो भी किसी न किसी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा रहेंगे। मैंने बताया ना, फसादात में एक रिहर्सल होती है और उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव भी होता है। एक आम इंसान को, एक शहरी को उन मोटिव्स को समझना चाहिए और उन पॉलिटिकल गिमिक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें ये समझते हुए काम करना चाहिए, ये बेहतर होगा हमारा अप्रोच। सर, जैसे जहांगीरपुरी की बात अभी हो रही थी, तो वहाँ पे जहांगीरपुरी में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है मुसलमानों का हुआ है। और भी जो भी फसादात होते हैं अपने मुल्क के अंदर, तकरीबन वहाँ पे जो फसादात अभी हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही हुआ है। और ऐसे हालात में मुसलमान अपना नेता या अपना रहनुमा किसको माने, सियासी पार्टी के एंगल से अगर देखा जाए तो? देखिए, जो फसादात होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज़ है।
ये कहीं ना कहीं किसी ख़ास मकसद के लिए करवाए जाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे फसादात ऐसे हुए हैं, करवाए गए हैं, और वो सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, इससे पहले हुकूमतों के दौरान भी करवाए गए हैं, जहां जो बिज़नेस को टारगेट किया गया है, उन इलाक़ों को टारगेट किया गया जहां कोई एक मेजर सपोर्ट सिस्टम किसी कम्युनिटी का था, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप उन फसादात के मजहबी रंग को न देखते हुए कोशिश इस बात की करें कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को कैसे कंडक्ट करें कि आपका नुकसान कम से कम हो, और आपको ख़ुद उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहिए। आप किसी पार्टी को अपना या किसी को गैर ना बनाएं, सब हमारे अपने हैं। मैं तो हिंदुस्तान में हमें ये भी जानना चाहिए, ख़ासकर मुसलमानों को जानना चाहिए कि आप हिंदुओं को सेपरेट मत समझें, वो भी आपके ही देश के वासी हैं और आप भी उसी देश के रहने वाले हैं। तो किसी को गैर बना के उसमें बहुत परेशानियाँ आती हैं समाजी तौर पर। एक देखिए, पॉलिटिक्स का नेचर है, पॉलिटिकली कुछ अच्छा हो जाना, ख़राब हो जाना, उसके पीछे मोटिव्स हैं, लेकिन समाज अगर टूटा हुआ ना हो, समाज अगर मुत्तहिद हो, समाज के अंदर अगर हमारे अंदर ऐसी सोच हो कि हम समाजी लोगों से मिलकर रहें, तो मैं समझता हूँ कि चाहे कितनों फसाद कराने की कोशिश की जाए, नुकसानात बहुत कम से कम होंगे। इन्हीं अभी जो हालात हुए हैं, रिसेंटली हालिया जो हालात हुए हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आएंगे, आपको देखने में मिला होगा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि हिंदू एक अकेला खड़ा होकर 10 मुसलमान को बचा रहा है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमें पॉलिटिक्स का शिकार ना होकर हमें इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये मुसलमानों का मुल्क है, और इस मुल्क को जो एक खूबसूरत गुलदस्ता कहा जाता है, मैं एक शेर सुनाऊँ बड़ा खूबसूरत सा है, उसमें हिस्सा मुसलमानों का भी है, उसमें हिस्सा ईसाइयों का भी है, उसमें हिस्सा सिखों का भी है। तो शेर ये है कि तमाम अक्स हंसी खुद ब खुद नहीं उसके, तमाम अक्स हंसी खुद ब खुद नहीं उसके, इस आईने में कहीं पर मेरा कमाल भी है। तो अगर मुल्क हसीन है तो उस मुल्क को हसीन बनाने में मुसलमानों का भी एक रवैया रहा है, एक किरदार रहा है। आप सियासत का शिकार न होकर उस किरदार पर अपना ध्यान दें कि कैसे हम समाज के लोगों को ये एहसास दिला सकें कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। सियासत वालों को सियासत करने दो, किसी की किसी पर इजारादारी नहीं, न सियासत पर किसी एक पार्टी की इजारादारी है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पर किसी की इजारादारी नहीं है, राम पर किसी की इजारादारी नहीं है। राम को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, तो किसी की इजारादारी नहीं। राम में जो अच्छाइयाँ हैं मुसलमानों को भी अपनाना चाहिए। इस्लाम में जो अच्छाइयाँ हैं हम कोशिश करें कि हम अपने आर्गूमेंट के ज़रिए, हम अपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए उसको इस तरह पेश करें कि हिंदू भी उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं, ये मज़हब तो कुछ और है जो हमें समझाया जा रहा है। जो समझाने, मैंने जो कहा, जो फायर टेंडर्स है, जब इनेक्टमेंट होता है ना फसादात का, तो उसमें कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट उसमें भी ख़ास तौर से मीडिया का रोल बहुत अहम होता है। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं जो उसको एक ख़ास रंग देना चाहते हैं या आपको समझाने की, बावर कराने की कोशिश कराते हैं कि ऐसे समझो। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना है, दूसरों की भी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना है, तभी हम नुकसानात से बच सकते हैं। और 2 रास्ते हैं मुसलमानों के लिए जो बहुत खूबसूरत रास्ते हो सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कुछ लोग करें, पॉलिटिक्स करने दें, लेकिन तालीम और माशी बेहतरी के ऊपर मुसलमानों को तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, यही सवाल मैं आपसे पूछने भी जा रहा था। जी बोलें, जी बोलें। मतलब यही सवाल पूछने जा रहा था कि ऐसे हालात में मुसलमान किस रास्ते को इख्तियार करें कि वो महफूज रह सके। और जो भी बहुत सारे अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब के रहने वाले लोग हैं और बहुत सारे मज़हब के मानने वाले लोग हैं, ऐसे हालात में एक भाईचारे के तौर पे कैसे हम लोग रह सकते हैं मिलजुल करके कि ये दंगा फसाद से बच सकें। समाजी रिश्तों को बहाल करने की ज़रूरत है। इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, इंटर फेथ रिलेशंस, इंटर रिलीजियस रिलेशंस जो हैं, ये हमें बहाल करने की, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि जो दूसरे लोग हम जिनको ये एक सोशियोलॉजी में एक चीज़ बताई जाती है, अदराइजेशन की प्रोसेस। अदराइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको कैसे ये साबित करने में लगा रहूं कि आप गैर हैं, मेरे नहीं हैं।
ये बहुत ख़तरनाक रुझान होता है समाज में। हमें इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अपनाने का हिस्सा बनना है कि आप हमारे कैसे हैं, इस पे हम मेहनत करें। और जो हालात हुए हैं, मुसलमान माइनॉरिटी भी नहीं है, मैं इनको माइनॉरिटी नहीं समझता हूँ, मुसलमान दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है इस मुल्क में, तो मुसलमानों का एक किरदार होना चाहिए। आप बहुत बड़ी आबादी हैं, आपका एक किरदार होना चाहिए। आपको कोई मिटा नहीं सकता इस देश में, ये आपका देश है, ये आप भूलिए मत, कोई नहीं मिटा पाएगा। मुसलमानों को मिटा नहीं सकता, किसी में ये दम नहीं है। ये हमारा देश है, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इस देश को संभाला है, संवारा है, सींचा है, इसकी खूबसूरती में इजाफा किया है, तो हमें कोई मिटा दे ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाँ, डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी, सियासी बयानात आएंगे, लेकिन हमें उसका शिकार नहीं होना है। और अपनी बेहतरी के लिए एक दो रास्ते हैं जिसको मुसलमानों को ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा उसमें, कि अपनी बेहतर क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दें और माशी मजबूती के ऊपर ध्यान दें। ज़्यादा सियासत में पढ़ने की कोशिश न करें। सियासत में हमारी क़यादत मुसलमान भी करते आ रहे हैं, बहुत से लीडर मुस्लिम रहे हैं, गैर मुस्लिम भी हमारी क़यादत कोई भी कर सकता है। और अच्छे लीडर्स, अगर हमारी तालीम अच्छी होगी ना, तो हमारे ही बीच में से बहुत अच्छे अच्छे लीडर सामने आएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मुस्लिम लीडर ही चुनें या कांग्रेस के लीडर चुनें, बीजेपी को रिजेक्ट कर दें। कोई भी आपका लीडर क्या होता है, एक दिशा दशा तय करता है, वो देता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है या पॉलिटिकल एक अप्रोच की ज़रूरत होती है, वहाँ तक महदूद रखें। लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको तालीम का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी माशी हालत को बेहतर कराने के लिए आपको बिज़नेस कौम बनना पड़ेगा, आपको वेलफेयर सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको बहुत सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे जहां आप मिलकर एक स्टार्टअप, जिसको आज कह सकते हैं, या जैसे आत्मनिर्भरता की बात होती है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पे मत लें। आप इस कंसेप्ट में जाकर देखें, ये हर एक की ज़रूरत है, आप खुद करें इसको। आप दूसरा नाम दे सकते हैं, दे दें नाम, लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए तालीम और माश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।